ध्यान दो। देखो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में हमें दो चार चीजें पढ़नी है। पहले तो आप लोगों के एक चीज लिखी हुई जिसको हर लोग हर व्यक्ति लगभग लगभग मिस कर देते हैं, हर का मतलब है अधिकांश व्यक्ति उसको छोड़ देते हैं, वो है कि देवनागरी लिपि में मानकीकरण आपके एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। उस मानकीकरण को पढ़ना एक अलग बात होती है, देवनागरी लिपि को पढ़ना अलग होता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। उसके लिए क्या होता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय वो एक लिस्ट जारी करता है कि किन शब्दों को कैसे मिला करके लिखा जाना होता है, उनके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम लोगों को पढ़ने होते हैं। सारे नियम हम लोग यहाँ देख लेंगे। एक बार आप लोग ये समझ लीजिए लिपि क्या होती है, ठीक है, जो नए हैं उनके लिए लिपि क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शुरुआत से दुनिया में जब ये धरती बनी होगी तब से जब लोगों ने बोलना शुरू किया होगा कुछ भी या बातों को समझाना शुरू किया होगा तो उन्होंने लिख करके नहीं समझाया होगा, केवल उन्होंने कुछ भावना के माध्यम से समझा दिया, इशारों के माध्यम से समझा दिया होगा। लेकिन उस समय के वो इशारे आज काम नहीं आते हैं, आज अलग तरीके के इशारे होते हैं, उस समय अलग तरीके के इशारे थे। समझ पा रहे हो। बाद में उन चीजों को स्थायी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उनको लिखा, और वो लिखना ही बेसिकली लिखने के लिए मैंने आपको कहा कि क मैंने आपको क्या कहा, क कहा, और क कहते ही आपके दिमाग में जैसे ये शब्द आया, ये अक्षर आया। आप सोचिए कि सबसे पहले क जब इसको बनाया गया होगा तो हो सकता है कि वो लोग ये भी तो बना सकते हैं कि क जैसे कह वो लोग ये क हो गया, ये भी तो बना सकते थे वो लोग, और वाकई बना सकते थे, बना सकते थे। उन्होंने ये बना दिया, और जब क कहने के लिए उन्होंने ये जो बनाया है कि क जब भी कहना हो और इस बात को लिखना हो तो इसका इस्तेमाल करो। और जब किसी भाषा के लिए कुछ भी शब्द कोई भी अक्षर बोला उसको लिखने के लिए उन्होंने ये फिक्स शब्द बना दिए, फिक्स अक्षर जो बना दिए, इन फॉन्ट्स को कहा जाता है लिपि। इनको क्या कहते हैं, इसका मतलब भाषा तो होता है बोलना, आप बोल रहे हो, और लिपि का मतलब होता है कि उसको लिखने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ प्रतीक। क्लियर हो गया। इस क को इंग्लिश वालों ने किस तरीके से लिखा, उन्होंने क को लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये वाली लिपि अलग हुई, ये वाली अलग लिपि हुई, समझ गए। ये लिखना अलग हुआ, ये लिखना अलग हुआ। भाषा तो वो भी कई बोलते हैं, हम भी कई बोलते हैं, लेकिन वो क को ऐसे लिखते हैं और हम लोग क को ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया। ये जो लिखने की ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल को कहा जाता है लिपि। इसको क्या कहते हैं। तो भाषा तो होता है बोलने के लिए प्रयुक्त की गई ध्वनि व्यवस्था, और लिपि जो है, लिपि है प्रतीक व्यवस्था, ठीक है। तो आप लोगों से जब भी वो प्रश्न दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो वहां पर एक शब्द आपको देखना होगा कि प्रतीक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, प्रतीक व्यवस्था। क्या ध्वनि व्यवस्था लिपि है, तो ध्वनि व्यवस्था लिपि नहीं है, प्रतीक व्यवस्था लिपि है। क्लियर हो गया कि आप लोगों ने इस सिंबल का यूज किया, ये सिंबल लिपि है। ये बात समझ आ गई। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि लिपि का मतलब होता है प्रतीक व्यवस्था, कि आप लोग ध्वनि बोलते हो, ध्वनि का इस्तेमाल करते हो, इस ध्वनि के लिए इस्तेमाल किए गए प्रतीकों की जो व्यवस्था है, इस प्रतीकों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अब लिपियां अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिख रखे हैं, आप देखना है। मान लीजिए आपको किसी को आई लव यू कहना है, इंग्लिश वाले कह देते हैं आई लव यू, कह दिया उन्होंने आई लव यू, और आई लव यू कहा, आई में वैसे ही वो टीला, लव में ल आया, शुरू में व आया, ऐसे कुछ आए, लेकिन ये तो बोलने की व्यवस्था है। जब प्यार करने को इंग्लिश वाले जब लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, आई लव यू ऐसे लिखेंगे, और आई एल ओ वी ई फिर ऐसे करके वो ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हो। इसका मतलब उन्होंने आई को, जब हमें आई लिखना होता है तो हम आई को ऐसे लिखते हैं, लिखते देवनागरी में ऐसे आई लिखेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में आई लिखना होता है तो वो लोग आई को ऐसे लिख देते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये वाली लिपि अलग है और ये वाली लिपि अलग है, क्योंकि इसके फॉन्ट आपको अलग नजर आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं, ऐसा कहीं लिख रहा है इसमें। इसका मतलब ये लिपि अलग है, ये लिपि अलग है। क्लियर। उसके बाद में एक और लिपि मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये भी मैं प्यार करता हूँ लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा, मैं प्यार करता हूँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिखने के फॉन्ट्स अलग है, फॉन्ट्स अलग है। इसका मतलब भाषा तो लगभग लगभग वही है, भाषा में तो प्यार करना ही लिखना कहना है, लेकिन लिखने के स्तर पर इन्होंने लिख दिया है कि ये मैं ये प्यार करता हूँ, तो ये गुरुमुखी। तो पंजाबी में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। मैंने कोशिश करके इनको ठीक लिखने की कोशिश की, ये ठीक ही लिखा हुआ है। तो जब पंजाबी में किसी को कहना है तो वो लिखते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, और जब वो मैं प्यार करता हूँ को लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे हो। तो बोल तो हिंदी जैसे ही रहे हैं वो, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब उनके फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं, ऐसे फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये एक अलग लिपि है। क्लियर हो गया। ऐसे ही जब गुजराती में कहना हो तब ये हूँ प्यार प्रेम करूँ छू ऐसे लिखा,
करूँ छू ये तो हम लोग भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो लिखने की बारी आती है तब ऊ को ऐसे लिख देते हैं, प्रेम को ऐसे, करूँ को क को उन्होंने जब हम लोग क बोलते हैं तो क ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब वो क बोलते हैं तब वो कैसे लिखते हैं, यूं करके, यूं, ये उन्होंने क लिख दिया। समझ पा रहे हो? तो ये एक अलग लिपि है गुजराती में। फिर ये अक्षरों के ऊपर ये लाइन नहीं खींचते वो, सिर और रेखा सिस्टम वहाँ नहीं है। ऐसे ही बांग्ला के अंदर जब आप लोग बंगाली भाषा में जब लिखने की कोशिश करोगे, तो बांग्ला लिपि में जब लिखोगे तो ये इन्होंने जो ये लिखा है इस तरीके से आपको मैं प्यार करता हूँ ऐसे लिखना होगा। समझ पा रहे हो? इस लिपि से हमें एक और लाभ ये है कि अगर लिपि इस दुनिया में नहीं होती तो हमारे पास ये किताबें नहीं होती, क्योंकि किताबें हैं और किताबों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और लिपि सिस्टम अगर नहीं होता, किसी ने क के लिए ऐसा क नहीं बनाया होता, तो इसमें तो फिर कैसे लिखते हम लोग? कबूतर लिखना होता तो कैसे लिखते? ब किसी ने बताया नहीं होता शुरुआत में कि ब ऐसे लिखना है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सोचा कि ब जहां पर भी आएगा ऐसे इस्तेमाल करना, ब इस्तेमाल। और उन्होंने जब ऐसे वर्ण बनाए होंगे तब शुरुआत में भूल गए होंगे यार इसमें से ब कौन सा था, इसको ब बोलना है, और भूल गए होंगे कि ब कौन सा था यार, इसको ब बोलना है, कि क कौन सा है इसमें से, किसको मैंने क्या बताया था। तो एक एक व्यक्ति को दे दिया, अगर तू क याद रखेगा और क्या ऐसे ऐसे याद रखना कि ये मेरा क है, और जब मैं कहूंगा क लिखना है, मुझे कबूतर लिखना है, क कैसे बताया था, तो वो कह देगा क ऐसे ऐसे मुझे बताया था, क ऐसे लिख दो। फिर ब, फिर ऊ की मात्रा। तो ये सिस्टम बहुत लंबे समय के बाद में विकसित हुआ। क्लियर हो गया कि ऐसे एक बार में कोई वर्ण नहीं बना है, धीरे धीरे करते हुए बना। ये वाली बात क्लियर होगी कि जब लिपि है तो वो लिपि बेसिकली वो प्रतीकों की व्यवस्था है, और प्रतीकों की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। समझ पा रहे हो कि भाषा जो अलग है, भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लिखने के लिए लिपि इस्तेमाल करती है। इतनी बात समझ गए? उसके बाद में आप लोग सोचना कि अब हम लोग अगर इसके इतिहास की बात करें, किसकी बात करें? इतिहास। इतिहास का मतलब होता है कि शुरुआत से लेकर के अब तक एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कालखंड बताना। तो आप लोग जानते हैं कि जब पहले जब ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं लिखने की, तब लोग इशारों का इस्तेमाल करते होंगे। और इशारों में मान लीजिए कि मैंने इशारा किया, कोई अंधा है अंधा है, और अब उसकी तरफ इशारे करना है, तो समस्या होगी, वो तो इशारों को समझेगा नहीं। समझ पा रहे हो? या मान लीजिए कि मैंने ऐसे कहने का मतलब होता है खाना खाना, शुरुआत में ऐसे कह दिया, इसका मतलब होगा तो खाना खाना। अब कोई ऐसा बच्चा है उनमें से जिसको सुनना नहीं आता, तो को कैसे सुनेगा? समझ पा रहे हो? उसको हम लोग क्या करेंगे, हम एक रोटी बनाएंगे, इसके पास में ऐसे कटोरी बना देंगे, ऐसे ये सब्जी उब्जी कुछ बना देंगे, और उसको कह देंगे। अब वो सुनता नहीं है, लेकिन इस चित्र को देखने के बाद में एक पत्थर पे हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया और उसको दिखाया, उसको समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये रोटी है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब शुरुआत में कोई भी लिपि, ये भी लिखने की व्यवस्था ही है। हाँ, रोटी को उन्होंने कैसे लिख दिया, हम लोग रोटी को ऐसे लिख देते, उन्होंने रोटी को ऐसे लिखा। इसका मतलब ये चित्र है, तो इसको कहा जा सकता है चित्रात्मक लिपि। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? चित्रात्मक लिपि। जब व्यक्ति रो रहा है, परेशान है, तो उसके लिए आप ऐसे इमोजी भेज सकते हो, जैसे आप लोग आज दिल भेजते हो, वैसे किसी को दिल भेजने का मतलब मुझे हार्दिक मोहब्बत है तुमसे, ऐसे भेजते हैं। ऐसे उस समय कोई ऐसे रोने की, जैसे यूं ऐसे मुंह बना दिया, तो इसका मतलब रो रहा होगा। ऐसी व्यवस्था पहले भी चला करती होगी, और वहीं से हम लोग सीखे। तो ये जो चीजें बेसिकली इसके अंदर भावना दिखाई दे रही है, कोई भी व्यक्ति इमोशन है, पता चल जाता है रो रहा है कि नहीं रो रहा है। इसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। इसको क्या कह सकते हैं? भाव चित्रात्मक, चित्रों का इस्तेमाल किया और भावना आप लोगों ने प्रदर्शित कर दी। तो ये भावनात्मक लिपि है या भाव चित्रात्मक लिपि है, और ऐसे पहले चित्रात्मक लिपि चला करती थी। क्लियर हो गया? उसके बाद में आप लोग समझिए, चित्रात्मक लिपि चलते चलते भारत में प्राचीन काल में कुछ लिपियां मौजूद थी। प्राचीन काल में भारत में दो लिपियां थी, जिनमें से एक तो थी सेंधव लिपि। कौन सी लिपि? तो सिंधु वाली लिपि, या इसी को कहा जाता है सेंधव लिपि। क्लियर हो गया? एक सेंधव लिपि है, और सेंधव लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को मिलती है। लिपि का मतलब होता है लिखा हुआ, लीपा हुआ। कहते हैं कि लिपि शब्द जो है लीपने से बना हुआ, कि लीप दिया एक जगह, यूं यूं खोद दिया, लीप दिया। तो कहीं लिखा हुआ मिल जाए हम लोगों को, लिपा हुआ मिल जाए, खुदा हुआ मिल जाए। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जाकर के देखते हैं कि जैसे आज यहाँ कोटा है, और कोटा में एक भयानक बाढ़ आ जाए, ऐसा कोई कुछ ऐसी त्रासदी घटित हो जाए कि ये कोटा एकदम से लुप्त हो जाए, इसके ऊपर मिट्टी मिट्टी आ जाए, हम लोग दब गए, मर गए, किसी को पता ही नहीं, और दुनिया तहस नहस हो जाए। बाद में कई लोग पैदा हुए, और फिर उन्होंने अपनी झूंपड़ियां बना करके रहना शुरू कर दिया, और वो उनको लग रहा है देखो पहली बार झूंपड़ियां हमने बनाई। उनमें से कोई व्यक्ति घूमता घूमता कोटा की तरफ आए,
और उसको पता लगे कि यार यहाँ कोई ऐसा टावर नुमा ऊपर क्या निकला हुआ है, और उसने खोदना शुरू किया। बाद में पता लगा यार टावर है। फिर अंदर निकाला और 3 मंजिले मकान भी है, वो पट्टी व्यवस्था है, नाली व्यवस्था है, देखो यहाँ तो लोग मरे पड़े हैं। ऐसी व्यवस्था उनको लग जाए, उनको लगेगा कि यार ये सभ्यता बहुत नए तरीके की सभ्यता थी यार, हम लोगों को लग रहा है हम ही ढंग के। आज हम लोग यही तो कहते हैं सिंधु घाटी के अंदर नाली व्यवस्था थी, आज हम लोग नाली व्यवस्था करते हैं, तो वो सभ्यता है। तो जो सभ्यता हम लोगों को मिली है ऐसे खोदने से, वो एक सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। तो ये जो सभ्यता, इस सभ्यता में हम लोगों को कुछ लिखे हुए अक्षर मिले हैं। ठीक है, मेरे फोन में आप फोटोज है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंधु में कैसे किस तरह से लिखा हुआ था। वो सिंधु लिपि बेसिकली पीछे की तरफ से लिखना शुरू करते थे, ऐसे लिखना शुरू करते थे, यूं करके ऐसे लिखना शुरू करते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे गाय ने मूत्र कर रखा हो। क्या कर रखा हो? गाय ने मूत्र कर रखा हो। गाय मूत्र करती है, ऐसे ऐसे यूं चलती है रेला। वो घूमता घूमता चल जाता है। तो ये जो सिस्टम, इसको कहा जाता है गाय के रेले की तरह। तो इसको कहा जाता है गौमूत्राक्षर लिपि। इसको क्या कहते हैं? गौमूत्राक्षर लिपि भी इसको कहा जाता है। तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, और फिर बाएं आने के बाद में बाएं से वापस दाएं, यूं आने के बाद वापस यूं, यूं यूं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दाएं से। क्लियर हो गया? एक लिपि ऐसी चला करती थी, ये इतिहास में बता रहा हूँ। उसके बाद में आप लोग देखोगे एक लिपि आपको और मिलेगी, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। ये बेसिकली खरोष्टी लिपि है, भारत की तरफ की नहीं मानी जाती, ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान की तरफ की भी हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले, जहाँ से हमें पता लगता है कि वहां पर भी ऐसे दाएं से बाएं और आने की एक व्यवस्था वहां पर भी थी। तो ये भी कैसी लिखी जाती है? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं एक खरोष्टी लिपि है, जिसको कहा जाता है खर और ओष्ठ, गधे के ओठ, टेढ़े मेढ़े वो गधे के ओठ। तो ऐसे बेढंगी है, इसका मतलब तो बेढंगी लिपि। ये कैसी लिपि? ढंगी लिपि नहीं है। ओके। इसके बाद में एक और लिपि है, उसको कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। उसको क्या कहा जाता है? ये ब्राह्मी लिपि हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारे काम की बातें शुरू होगी। क्लियर हो गया? ब्राह्मी लिपि है। इस ब्राह्मी लिपि से ही हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आज जो हम लोग जो कुछ भी फॉन्ट लिखते हैं, उस फॉन्ट का, जैसे मान लीजिए हम लोग न लिखते हैं, तो हम लोग बैकग्राउंड में जाते जाते देखेंगे तो न जब ब्राह्मी लिपि जब लिखी जाती होगी, तब न कुछ ऐसे कुछ लिखा जाता होगा। ठीक है, मान लो कि न ऐसे इस समय ऐसे लिखा जाता होगा, फिर इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, यूं 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 इसको काट पीट शुरू किया ऐसे। ठीक है, तो कुछ चीजें तो इसके ऊपर की तरफ डंडा था, उसको तो लुप्त कर दिया। ठीक है, इसको छुपा दिया। छुपा दिया तो इस ब्राह्मी से एक लिपि विकसित हुई, उसको कहा जाता है गुप्त लिपि। ठीक है, ऐसे ही एक लिपि और विकसित हुई, उसको कहा जाता है कुटिल लिपि। कौन सी लिपि? कुटिल का मतलब होता है कि हम लोगों ने इसी को काट पीट करके सीधी कर दिया। ठीक है, चतुराई से हम लोगों ने इसको काट पीट के सीधा करने की कोशिश की, और इसी के फॉन्ट को हम लोगों ने धीरे धीरे बदलते हुए आज की जो देवनागरी लिपि, जिसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मैं प्यार करता हूँ प लिख देते हैं, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ब्राह्मी से निकली हुई व्यवस्था। क्लियर हो गया? ये यहाँ तक की बात समझ आएगी कि लिपि जो है, लिपि बेसिकली अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें से हमारी है उसे देवनागरी लिपि, हिंदी की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि हम लोग कहते हैं। नेपाली में भी ऐसे ही लिखी जाती है, तो नेपाली की भी देवनागरी लिपि मानी जाती है। और संस्कृत जैसे लिखी जाती है, संस्कृत में ये सर अ आ ई ए प्रचलित है, तो वो भी देवनागरी लिपि, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि। तो सिंधु है, ऐसे खरोष्टी लिपि है। और पहली बार इस ब्राह्मी लिपि के अंदर बाएं से दाईं ओर चलने की व्यवस्था है। बाएं से किस ओर चलने की व्यवस्था है? इसका मतलब आज जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं बाएं से दाईं ओर, और दाएं से बाईं ओर नहीं लिखते हैं तो हमारा इस पर कोई प्रभाव नहीं, इससे हम लोग नहीं लिख रहे। दाएं से बाएं नहीं लिखते हैं तो इससे भी हमारी देवनागरी लिपि नहीं निकली। हमारी देवनागरी लिपि किससे निकली है? ब्राह्मी से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ब्राह्मी का विकास एकदम से नहीं हुआ। ब्राह्मी ब्राह्मी से धीरे धीरे फॉन्ट बदलते बदलते जब आज तक जो हम आज ढंग से लिखते हैं, आप देखना कि 5-10 साल पहले जब मैं बचपन में पढ़ा करता था, तब हमारे गुरुजी जब झालावाड़ जब लिखते थे, तो वो झालावाड़ ऐसे लिखते थे। जांकल वाले सर भी जांकल ऐसे लिखते थे, है ना? ऐसे आप लोगों ने कभी देखा? फिर ये धीरे 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 ये परिवर्तित होता होता जय ऐसे आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो आज जो वर्ण चल रहे हैं, इन वर्णों से पहले ये वर्ण अलग कंडीशन में मौजूद थे, फिर धीरे 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 ये वर्ण बदलते गए, इनको और ठीक करते गए, हर बार ठीक करने का प्रयास किए गए,
और आज थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी लिखी जा रही है। समझ पा रहे हो? तो एक सुनीति कुमार चटर्जी थे, उन्होंने तो कहा था कि यार आज़ाद हो गए हम लोग, एक काम करो, अंग्रेजी जो चलती है, अंग्रेजी में आती है ABCDEFG 26 अक्षर याद करने, ए का मतलब ए, आर का मतलब र, और जब भी आपको आरती लिखना हो तो ARTI ऐसे लिख दो। मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ कि मैं जाता हूँ ऐसे लिखना शुरू कर दो, किताबों को ऐसे छाप दो। यार क्या मतलब है, आप लोग देवनागरी के लिए अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हो, फिर इसमें प्रयास कर रहे हो, कंप्यूटर में आपसे हिंदी आ ही नहीं रही है तो सुनीति कुमार चटर्जी ने तो कहा था रोमन लिपि का ही आप लोग इस्तेमाल कर लो हिंदी में भी डायरेक्ट। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएगी अब इनके मैं एक विकास श्रृंखला में आप लोगों को बताऊं, ठीक है। मैं देखो, ब्राह्मी दो प्रकार से थी। ब्राह्मी जो थी, इसको समझना आप लोग, ब्राह्मी दो प्रकार से मौजूद थी। एक तो उत्तरी भारत में चलने वाली उत्तरी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? उत्तरी भारत में चलने वाली उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी भारत में चलने वाली दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। क्लियर हो गया? और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ब्राह्मी की भी किस लिपि से देवनागरी का विकास हुआ है, तो इस वाली लिपि, उत्तरी लिपि से एक गुप्त लिपि का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे करते करते गुप्त लिपि बनी। इस गुप्त लिपि से आगे की तरफ चलते गए, तब बनी है कुटिल लिपि, कुटिल लिपि। और इस कुटिल लिपि ही कालांतर में जाकर के एक नागरी लिपि बनी, और इस नागरी लिपि को ही लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी थी, उस समय इसी को देवनागरी कहा जाने लगा। ये व्यवस्था ध्यान रखनी, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, उत्तरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में सारी चीजें मैं जो बताऊंगा वो आए हुए प्रश्न ही दिखते हैं अधिकांश, में आप लोगों को उस सिस्टम से वो करवा दूंगा। आए हुए जो है वो जो जो विशेषताएं पूछेगी उनको मैं समझा दूंगा, और उसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूमेंगे ये वाली समझ आ गई? उत्तरी लिपि बनी है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा, जैसे ये भारत है, इस भारत में एक उत्तर की तरफ चलती थी, वो तो हो गई उत्तरी शाखा। और ये के नीचे वाली जिसको कहा जाता था, ठीक है, तो यहाँ थोड़े अलग फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर वाली ब्राह्मी में अलग तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को पसंद कौन सी आई? उत्तर वाली, थोड़ी आसान लगी हम लोगों को, तो हम लोगों ने उसको उठाया और उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, और हमारी एक नई लिपि बना ली हम लोगों ने। वो कौन सी बनी है? देवनागरी लिपि। लेकिन देवनागरी एकदम से नहीं बनी, इससे पहले जो बनी थी, कोशिश की, बनाई, कुटिल लिपि बन गई। उससे पहले बनाई, कोशिश की, तो गुप्त लिपि बन गई। तो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी, और नागरी से नागरी को ही बाद में क्या कहा जाने लगा? देवनागरी। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को ऐसे समझना ये वाली बात समझ आएगी? चलो, अब एक प्रश्न, एक छोटा सा, अब तो पूछा नहीं गया लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है, समझना। आरपीसी ने नहीं पूछा, अब पूछ ले कि जब आप लोगों को देखना है कि ये जो देवनागरी जो लिपि है, ये देवनागरी लिपि हम लोगों को थोड़ी ढंग से कहाँ मिलती है? सबसे पहला प्रमाण इसका मिलता है गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था जय भट्ट। उसका नाम क्या था? गुजरात का एक शासक है जय भट्ट, और जय भट्ट ने गुजरात में कुछ शिलालेख लगवाए। क्या लगवाए? शिलालेख लगवाए। लगभग 8वीं सदी के आसपास इसने शिलालेख लगवाए, 750 ईस्वी, 8वीं सदी के आसपास इसने शिलालेख लगवाए। उन शिलालेखों की भाषा तो अलग प्रकार की है, लेकिन इसने जो साइन की है, इसमें जो साइन इसने किए वो किस भाषा के अंदर किए? देवनागरी लिपि में की। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि यार सबसे पहले देवनागरी लिपि लिखी किसने थोड़ी ढंग से, तो हमने पाया कि जय भट्ट हैं, जय भट्ट ने साइन कर रखे थे, और वो हमारी हिंदी जैसी मिलती जुलती। समझ पा रहे हो? तो देवनागरी का सबसे पहला प्रमाण गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, बस ये बातें आप लोगों को बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तो बहुत आसान आसान सी बातें हैं, जिनको समझना है वो केवल आपको समझ करके प्रश्नों को हल करना है। सिद्ध मातृका, ये जो देवनागरी है, नागरी, नागरी से पहले की जो लिपि है इसी को कहा जाता है कुटिल, कहते हैं कि कुटिल है। कुटिल के बाद में इस बीच में एक लिपि और बनी है, उसको कहा जाता है सिद्ध मातृका लिपि। कौन सी बनी है? सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि। ये सिद्ध मातृका लिपि कुटिल के जस्ट बाद में बनी हुई जाने वाली एक लिपि मानी जाती है। क्लियर हो गया? बेसिकली इनका नाम क्यों पड़ा होगा कि एक ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी के ब्रह्मा जी के मुख से निकली थी कि एक लिपि, उन्होंने फॉन्ट बनाए थे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, तो ब्राह्मी पड़ गया इसका नाम। ऐसे अनुमान करते हैं हम लोग, या हम लोग का अनुमान ऐसे, ब्रह्म नाम का एक व्यक्ति था उसने बनाया था, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी प्रेमिका थी, जिसका नाम था ब्राह्मी देवी, और उसके प्यार में पागल होकर के उसने वो एक दिन चल बसी होगी, तो उसकी याद में उसने एक फॉन्ट बनाया ऐसे कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये सारे के सारे अनुमान है।
तो आप लोगों को जैसा अनुमान अच्छा लगे वैसा अनुमान आप लोग लगा लेना। तो ब्राह्मी की याद में उन्होंने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कर दिया होगा, उसकी याद में उसने खत लिखे होंगे, और जितने भी खत लेटर जो उसको लव लेटर लिखे होंगे, उन लव लेटर की भाषा को, उसकी लिपि को उसने कह दिया ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? और ब्राह्मी में एक उत्तरी लिपि विकसित हुई, उसी से उन्होंने उन फॉन्ट को चेंज करके एक नया फॉन्ट बनाने की कोशिश की, उसी से फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, ऐसे ही एक और बीच में एक लिपि बनी, और नागरी और देवनागरी लिपि। समझ गए? ये वाली बात आप लोग समझिए। और जय भट्ट की शिलालेख में क्या मिलती है? अब आप लोग ये दो तीन बातें समझना। पहली चीज तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे देवनागरी लिपि से पूछे जाने वाले, यहाँ मैं 5 स्टार कर देता हूँ, 5 स्टार का मतलब है पेपर वायरल, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बात तो आप लोगों से पूछे जाएंगे कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक होने का मतलब होता है कि जैसा है वैसा का वैसा ही दिखा जाए। समझ पा रहे हो कि पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है, चंद्रमा हमारा मामा है या चंद्रमा उपग्रह है, एक्चुअल स्थिति बता देगा, उसको विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एकदम यथार्थ बताएगा, और सिस्टमेटिक तरीके से बताएगा। उसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से वो बताएगा, यथार्थ बता देगा, तर्क देगा कि देखो ऐसे ऐसे करके ये है, पूरी अवधारणा प्रस्तुत कर देगा, वो विज्ञान होता है। तो बेसिकली हमारी हिंदी जो है, उस हिंदी में जो संरचना लिपि के लिए जो वर्ण बनाए हुए हैं, वो एकदम वैज्ञानिक रीति से बनाए हुए। आप देखना कि अगर आपने देखा होगा क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे देखा, तो आप लोग जानते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। आप लोगों ने नाम सुने? और अल्प प्राण, और उसके जस्ट बाद महाप्राण, फिर वापस अल्प प्राण, और ये सारी व्यवस्था हर जगह चल रही है। च, छ, ज, झ, य, यहाँ भी ऐसी व्यवस्था चल रही है। अल्प प्राण, महाप्राण और नासिके, और सारे सारे पीछे की तरफ डाले हुए, एक सिस्टम से नासिके डाले हुए। समझ पा रहे हो? इनको लिखने की भी एक व्यवस्था है। आप जानते हो कि ये अपना मुंह है, जैसे मान लीजिए मैंने ये मुंह बना दिया, मुंह में ये होता है कंठ, कंठ होता है, उसके बाद में ये होता है घंटी, टोकरी, तालू, और उसके बाद में क्या होती है, एक ऊपर की तरफ ये मुर्दा होता है, ऊपर वाला वो प्लेटफॉर्म वो खुरदरा प्लेटफॉर्म, जहां पर घर्षण की वजह से गाड़ियां रुक जाती हैं, और ऐसे ही ये ओट है, और यहाँ क्या निकले होते हैं? दांत, दांत निकले होते हैं। क्लियर होगा? वर्णों को बनाने क, च, ट, त, प, ये आप जानते हो कि सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग गले से होते, कंठ से ही उच्चारण शुरू होते हैं। क वाले सारे के सारे ही वर्ण क से, क वर्ग और क से कंठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? तो कंठे होते। कितने वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने सेट किया है। उसके बाद में च वाले, और ये च वाली लाइन है इस इतनी से बोली जाती है। समझ पा रहे हो? च वाला कहां से बोला जाएगा? च वाला तालू से। उसके बाद में च के बाद में क्या आता है? ट आता है, और इसके जस्ट बाद में क्या आएगा? आइटम। ये आइटम आएगा, ये थे अंदर तक जा रहा हो, वहां तक जा रहा है, तो आइटम, ये वाला आइटम आएगा, तो ट वर्ग यहां से बोला जाता है। उसके बाद में क्या आएगा? त आता है, ये त वर्ग। बताओ, दांत अंदर होते हैं या ओठ अंदर होते हैं? दांत अंदर है, ओठ तो बाहरी बाहर है, तो पहले दांत आएगा, तो इसका मतलब ये त वर्ग है, इस दांत से बोले जाएंगे। त वर्ग कहां से बोले जाएंगे? दांत से। और प वर्ग जो होगा, ये प वर्ग कहां से बोला जाएगा? ओठ, ओठों से प वर्ग। इतने सिस्टम से बनाया पूरी वर्णमाला को। हिंदी के विद्वानों ने जब इसको बनाया तो बहुत तरीके से बनाया। शुरू में अल्प प्राण आएगा, महाप्राण आएगा, नासिक के उधर आएंगे। क्लियर हो गया? ऐसे उन्होंने अगर ये व्यवस्था बनाई तो ये व्यवस्था भी उन्होंने ऐसे बनाई। समझ पा रहे हो? ऐसे और करके देख लो, ए आ, फिर ई कहां से बोले जाते हैं? इचू ऐसा ना, ये ई, फिर ऊ, सोचो एक बार, ऊ, ठीक है, आप ऊ तक रहिए, ये भी बहुत क्रम से ए आ, ई, ऊ। समझ रहे हो? बाकी तो एक री को हम लोग छोड़ दे तो बाकी तो इन्हीं से मिलकर के बने हुए संयुक्त है वो तो। ठीक है, ए है जी, इन्हीं से मिलकर के इनका ए और ई को जोड़ने से ए बनता है। समझ पा रहे हो? बहुत तरीके से बनाया गया था। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये कैसी पद्धति है? वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई। इस वैज्ञानिकता में आपको ये याद रखना है कि अल्प प्राण पहले, महाप्राण बाद में आते हैं। ये सिस्टम याद रहेगा। समझ पा रहे हो?
घो अघोष पहले घोष बाद में आते हैं, समझ पा रहे हो? अघोष पहले, अघोष में एक और दो, अघोष फिर घोष, समझ आ रहे हो? तो अघोष और सघोष की भी इसमें व्यवस्था है, ये आप लोगों को बात याद रहेगी। उसके बाद में आप जानते हो कि इसके अंदर एक निश्चित ध्वनि व्यवस्था है, इसमें कोई भी शब्द साइलेंट नहीं रहता है। जैसे आप लोगों को साइकोलॉजी बोलना है तो साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो जाता है, जबकि हिंदी में साइलेंट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। इतने तरीके से जैसा दिख रहा है वैसा लिखा, यथार्थ वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता। अगर आप लोगों से कहा जाएगी जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, तो ये कथन सत्य है या गलत है? कि आप लोगों ने क बोला तो क के लिए ये लिख दिया, और हर ध्वनि के लिए अलग प्रतीक व्यवस्था है। हर ध्वनि के लिए क्या है? अ बोलना है तो अ के लिए एल ऐसे लिखा जाता है। कभी आप लोगों ने अ के लिए कोई और भी लिख सकते हैं? अ के लिए नहीं लिख सकते, समझ पा रहे हो? और इंग्लिश में जैसे आपने क बोला, जैसे ही क बोला, इस क के लिए आप लोग क ऐसे लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। जैसे सी ओ सी के कोक मतलब मुर्गा, के आई टी काइट मतलब पतंग, तो इसको भी काइट बोला, इसी को भी कोक बोला, समझ पा रहे हो? अगर इंग्लिश में यू से ऊ बनता है तो सी यू टी, तो फिर ये तो कुट तो बना ही नहीं, तो इंग्लिश में वैज्ञानिकता ही नहीं। इंग्लिश में जैसा बोल रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इंग्लिश वालों ने सिखाया कि यू, ऊ की मात्रा लगाने के लिए यू का इस्तेमाल किया जाएगा, और उन्होंने सी यू टी लिख दिया और कुट बोलने नहीं दिया, कुट गलत, 0 नंबर। इसका मतलब इंग्लिश में रोमन लिपि में वैज्ञानिकता नहीं है, वैज्ञानिकता किसमें? हमारी हिंदी में। हिंदी में जैसा कह रहे हैं वैसा ही लिखा जाता है। क्लियर हो गया? ये जैसे जैसे जितना मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें याद रखनी है, समझना है सब चीजों को। अगला आप लोग समझना, अगली बात है कि अंत में नासिक्य, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। चलो, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण सिस्टम है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ प्रश्न है कि एक ध्वनि के लिए आप जैसे आपने ध्वनि निकाली उसके लिए एक ही वर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने क बोला तो क के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा, क के लिए और कुछ आता ही नहीं, नहीं आता हिंदी में, ठीक। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण व्यवस्था, ओके। उसके बाद में एक और प्रश्न एक बार आया कि इसका प्रयोग बहुत विशाल स्तर पर किया जाता है, 52 वर्ण है, तो विस्तार है इसे, इसमें खूब सारी किताबें लिखी हुई, व्यापक स्तर है, तो व्यापक स्तर पर इस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? व्यापक स्तर पर किया जाता है, और प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता है, प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अगर आप लोगों को दिया जाए कि अधिकांश उच्चरित होते हैं तो आप लोग कहते हैं नहीं, अधिकांश नहीं, सारे के सारे, समझ पा रहे? तो ये प्रश्न आया हुआ है कि इसका प्रयोग व्यापक है और इसका प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, ये गलत है या सही है, आपको बता देना कि सही है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा सोर्स से निकाल करके, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से आए हुए, कोई नहीं आए हुए। ब्राह्मी से इसका उद्भव हुआ है, आया हुआ प्रश्न है, बहुत आसान है। चलो, और ब्राह्मी हमारी स्वदेशी लिपि है, हम लोग मानते हैं कि ब्राह्मी अशोक के जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, और स्वदेशी मानते हैं हम लोग। हम भारत के तो भले वो विदेशी हो, लेकिन हम लोग कहेंगे स्वदेशी। खरोष्टी है, खरोष्टी भारतीय मानते हैं कि खरोष्टी हमारी स्वदेशी, समझ पा रहे हो? भारतीय तो कहते हैं कि ये स्वदेशी, भारतीय तो यही कहेंगे, और जबकि जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये हम लोग सामी आमी पढ़ रहे थे एक बार, तो उस वाले एरिया से निकली हुई है खरोष्टी, समझ रहे? जबकि हम लोग क्या कहते हैं? स्वदेशी। तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि कैसी है? स्वदेशी। क्लियर हो गया? ब्राह्मी से निकले स्वदेशी। एक आपको ये ध्यान रखना कि अक्षरात्मक लिपि है, कैसी लिपि है? अक्षरात्मक, अक्षरात्मक लिपि, कि जब भी आप लिखते हो, जब हिंदी जब भी आप लोग लिखते हो तब अक्षरों का इस्तेमाल करते हो। देखो, आप दो शब्दों में, दो चीजों में अंतर देखना, एक होता है अक्षर, एक क्या होता है? एक होता है वर्ण, एक क्या होता है? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप लोग जो वो जो मात्रा सिस्टम, उस मात्रा सिस्टम को बाहर निकाल दो, मात्रा सिस्टम को। आप लोगों ने कहा कि ये क्या है? वर्ण है, लेकिन आप लोगों ने कहा क प्लस अ, ये क्या हुआ? ये अक्षर, ठीक है। वर्ण एकदम छोटा, अक्षर थोड़ा ठीक, समझ पा रहे हो? ये जो है अक्षरात्मक लिपि है, इसके अंदर आपको कनक लिखना है तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, तोड़ तोड़ करके आपको ऐसे तोड़िंग सिस्टम नहीं लिखना, आप लोगों को क्या लिखना? पूरा पूरा दोनों को मिला करके एक पूरा लिखना है, समझ पा रहे हो? तो कनक लिखने के लिए आप लोग ये इस्तेमाल करते हो, ये अक्षरात्मक लिपि। कौन सी लिपि है? आया वो प्रश्न है कि ये अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक में भी कई बार हम लोग आधे अक्षरों का भी यूज करते हैं, तो इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्ध अक्षरात्मक।
तो ये अक्षरात्मक लिपि है, ये ध्यान रखना है। और अक्षरात्मक के साथ साथ वर्णात्मक भी है, इसलिए वर्णात्मक। क्लियर हो गया? तो अक्षरात्मक के साथ साथ वर्णात्मक भी है, और अधिक क्या उत्तर मानना आपको? अक्षरात्मक। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद में देखिए आप लोग कि व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए सेकंड ग्रेड 2022 में आया था कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए साथ में स्वर जोड़े जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करना है, जैसे आप लोगों को खरगोश लिखना है जिसमें ख पढ़ना है आपको, तो ख अगर पूरा व्यंजन लिखना है तो इसके लिए आपको ख के साथ में क्या जोड़ना है? समझ गए? तो व्यंजनों का उच्चारण करना है, अगर स्वर नहीं जुड़े हुए तो किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का उच्चारण हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? स्वर उच्चारण करने के लिए काम में आता है। तो जब इस व्यंजन का उच्चारण करना है तब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ये 2022 में आया हुआ, सेकंड ग्रेड में आया, रिपीट हो जाएगा, आप लोग कर देना। चलो, वर्णमाला के अंदर ध्वनि प्रधान नहीं होती, ध्वनि का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब ध्वनि ध्वनि ही सब कुछ नहीं होती इसके अंदर। समझ पा रहे हो? इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। महत्वपूर्ण होता है अक्षर। महत्वपूर्ण क्या होता है? समझ पा रहे हो? तो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके अंदर किसका ध्यान रखा जाएगा? अक्षरों का ध्यान रखा जाएगा। ध्वनि जो है, ध्वनि बेसिकली उसकी मूल संरचना ध्वनि नहीं है, मूल क्या है उसका? अक्षर। क्लियर हो गया? तो ध्वनि किसका मूल है? भाषा का मूल है। ध्वनि किसका मूल है? ठीक है, तो ये भी 2022 के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में देवनागरी लिपि पर मराठी का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि मराठी का प्रभाव है। मराठी के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये अड़ वाला जो वर्ण है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मराठी भाषा। समझ पा रहे हो? तो मराठी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी इसका इस्तेमाल करने लग गए। इसका मतलब मराठी का प्रभाव हम पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? मराठी के अलावा अन्य भाषाओं का भी देखने को मिलता है, हम लोग बात करेंगे अभी। हाँ सुनो, तो मराठी का प्रभाव है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान आसान सी बात है, देवनागरी से बहुत आसान प्रश्न पूछे। फिर एक प्रश्न है वो आया है फर्स्ट ग्रेड 2023 में कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर हेतु स्वतंत्र चिन्ह व्यवस्था। केवल आपको भाषा समझनी है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे अ, ई, उ, ये है ह्रस्व, ये कैसे? ठीक है। और आ, ई, उ, ये सारे क्या है? दीर्घ है। इनके लिए अलग चिन्ह है कि ह्रस्व के लिए तो क्या आएगा? अ के लिए कोई नहीं आता है। ई के लिए कौन सा वाला चिन्ह आता है? जैसे ये वाला आता है। ओके, उ के लिए कौन सा आता है? ये वाला आता है। इसके लिए ऐसे चिन्ह आते हैं। और इनके लिए क्या आता है? आ ऐसे आएगा और ई ऐसे आएगा। ई की मात्रा जैसे की ली लिखना है तो की ऐसे आता है, ई की मात्रा मैं भी ऐसे सोच सोच के बना रहा हूँ। उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे आएगी। बताओ इसके और इसके अलग चिन्ह है कि नहीं है? तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों के लिए स्वतंत्र चिन्ह व्यवस्था है। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड 2023 में आया था। इसका मतलब अभी भर्ती हुई थी, उसके अंदर जिनका भी रिजल्ट आ गया था उनके प्रश्न आया था। कितना आसान प्रश्न आया था, बस ऐसे समझना आप लोगों को। उसके बाद अभी फर्स्ट ग्रेड में फिर क्वेश्चन आया कि लिपि चिन्हों का नाम ध्वनि के अनुरूप रखा गया है, कि ध्वनि का ध्यान रखा गया है और उनके अकॉर्डिंग ये जो चिन्ह है इन चिन्हों को सेट किया गया। जैसे घोष है तो पहले जैसे घोष, अघोष को पहले लिया, फिर घोष को लिया, तो ध्वनि का ध्यान रखा गया है कि इन चिन्हों को लिखते समय ध्वनि का ध्यान रखा गया है। इतनी बात समझ आ गई? ध्वनि इसकी मौलिक बात नहीं है, मौलिक बात तो अक्षर है, मूल रूप से तो इसके अंदर क्या चाहिए? अक्षर चाहिए, लेकिन ध्वनि का ध्यान रखा गया है। और ध्वनि मूल किसका है? भाषा का। समझ गए? ओके। उसके बाद में 2023 में फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि वर्णमाला का वर्गीकरण किया गया। तो वर्णमाला का वर्गीकरण स्वर है, व्यंजन है, ऐसे किया गया। कितनी आसान सी बात है, ये आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को प्रभाव समझना है कि जब प्रभाव पूछा गया है कि मराठी का प्रभाव है, तो आप लोगों से और भी पूछे जा सकते हैं, तो मराठी का प्रभाव आप लोग समझ गए। उसके बाद में आप लोग ये देखना कि इस पर बंगाली का भी प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बंगाली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एक इंग्लिश का भी प्रभाव देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है आपको विदेशी, गुजरात का भी देखने को मिलता है। लेकिन गुजरात का सीधा प्रभाव नहीं है क्योंकि वहां पर सिरोरेखा सिस्टम है, हमारे सिरोरेखा सिस्टम है, मतलब वहां सिरोरेखा सिस्टम नहीं है, हमारे सिरोरेखा सिस्टम है, तो उतना प्रभाव नहीं मानेंगे हम लोग। बाकी हम लोग जो मेनली जो हम लोग कहेंगे, एक तो बंगाली का प्रभाव। बंगाली का क्या प्रभाव है कि हम लोग पहले जब न लिखते थे तब ऐसे करके ऐसे बनाते थे, ऐसे यहाँ डिब्बा बनाते थे। समझ पा रहे? जब हम लोग प लिखते थे तो ऐसे प लिखते थे। समझ पा रहे?
जब बंगाल वालों की हम लोगों ने लिपि देखी, बांग्ला लिपि को जब हम लोगों ने देखा ध्यान से, तो उनकी लिपि के अंदर जब कुछ भी लिखते थे उसके अंदर ये वाला चौकोर नहीं लिखते थे, वो लोग कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, समझ पा रहे? उनके यहाँ गोल सिस्टम था। उस गोल सिस्टम को हम लोगों ने क्या है, हम लोग ये डब्बा डब्बी क्या बना रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा गोल किए, अंडाकार करें। तो हम लोगों ने न को कैसे लिखना शुरू कर दिया, फिर अंडाकार, पै को कैसे लिखना शुरू कर दिया, क्लियर हो गया? तो बंगाली का हम लोगों पर प्रभाव है। हाँ ठीक है। इंग्लिश के अंदर क्या है, इंग्लिश का क्या प्रभाव है, आप लोगों को लगे इंग्लिश का क्या प्रभाव हो सकता है हम लोगों को? हमारे पास विराम चिन्ह नहीं था, विराम चिन्ह सिस्टम हमारे पास नहीं था। हम लोगों ने विराम चिन्ह व्यवस्था, जैसे आप लोग संविधान पढ़ते हो, संविधान अमेरिका से क्या क्या लिया, तो ऐसे हम लोगों ने बाहर से लिया। तो हम लोगों ने, हमारे पास केवल एक ही विराम चिन्ह हुआ करता था, वो था ये, हिंदी के पास खड़ी पाई व्यवस्था थी। बाकी विराम चिन्ह हम लोगों ने इंग्लिश वालों से चुरा लिया, समझ रहे? तो बाकी विराम चिन्हों का प्रयोग हम इंग्लिश की तरह ही करते हैं। क्लियर हो गया? बाकी विराम चिन्ह ऐसे हैं, और क्या क्या है, और अर्धविराम जो जो भी आप लोग लगाते हैं वो सारे कोष्टक सिस्टम है। एक है आपको विदेशी प्रभाव, जिसमें जैसे अरबी फारसी है, फारसी जो लिपि है, उस फारसी लिपि में आप क, ख, ज, फ, ये जो आप लोगों ने सब देखे होंगे, तो ये जो नुक्ता व्यवस्था है, ये नुक्ता व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से ली है, विदेश फारसी से ली। तो मराठी अगर उन्होंने पूछ ली है, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि विदेशी प्रभाव है, तो विदेशी प्रभाव। हमारी लिपि विदेशी है नहीं, लिपि स्वदेशी है, लेकिन हमारी स्वदेशी लिपि पर विदेशों का भी प्रभाव है, तो यस है। क्लियर? उसके बाद में बंगाल का प्रभाव है, हाँ हाँ, ओ वाला सिस्टम भी ले लिया, कॉलेज लिखते वो वाला सिस्टम। चलो, तो बेसिकली देवनागरी की जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं में से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए, और इन्हीं के इर्द गिर्द सारे प्रश्न घूमते हैं, समझ रहे हो? देवनागरी से आने वाले, विशेषताओं से आने वाले प्रश्न लगभग लगभग इसी में से आते, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आगे आप लोग ये समझिए कि दुनिया में कोई भी हो, हमेशा उसके अंदर गुण और अवगुण होते हैं, गुण या अवगुण नहीं होता है, गुण और अवगुण सिस्टम होता है, समझ पा रहे हो? कबीरदास जी बहुत महान हुए, लेकिन वो महिला को परेशान कर देते थे, वो माया कहते थे, वो लोग माया है, माया महाठगनी हम जाने, ऐसे कहते थे। तो वो ऐसा सिस्टम उनके पास है, वो लोग कहते थे ये भुजंगिनी के समान है। ऐसे वो लोग कहते थे। तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी उन्होंने कहा था कि डोल गंवार पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। इतने महान व्यक्ति भी ये कह सकते थे कि डोल गंवार पशु शूद्र नारी, शूद्र के बारे में भी कहा, शूद्र है, इनको सब ताड़ दो, इनको भगानो, मारो इनको। डोल है, डोल भी पीटने का अधिकारी है, शूद्र भी पीटने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कोई महान व्यक्ति भी ऐसा कह सकता है। एक और व्यक्ति, एक दार्शनिक हुआ है, वो दार्शनिक बहुत महान दार्शनिक हुआ, उसने कहा कि यार, उसने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन उसने कहा ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं बेसिकली क्या है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, पुरुष पैदा करता है, और जब उन ईश्वर से मिस्टेक हो जाती है तो महिला बन जाती है, समझ रहे हो? तो महान महान व्यक्ति भी छोटी छोटी मिस्टेक वो लोग कर देते हैं। तो हमारी देवनागरी लिपि क्या है, इसकी खूब सारी विशेषताएं, खूब इसके अंदर वैज्ञानिकता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, समझिए? एक कमी तो आपको ये ध्यान रखना है, एक कमी तो ये है कि इसके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि स लिखना है, नहीं स लिखना है, एक स लिखना है, ये स लिखना है। ये व्यवस्था जब सही कहना है तो ले जाकर एक स बता देते आप लोग, समझ पा रहे हो? इस ध्वनि में साम्य, ध्वनि में क्या है, समानता। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें ध्वनि में समानता हो जाती है और शब्द समान रूप से बोले जाते हैं। ओके, तो अनावश्यक वर्ण इनको मान लिया गया। एक है कि वर्णमाला बहुत लंबी है, 52 वर्ण बनाए तब जाकर के हिंदी चल रही है हमारी, जबकि वो इंग्लिश वाले 26 में काम चला रहे हैं अपना। बनावट जटिल है, इसको लिखना पढ़ना बहुत कठिन है। मैं एक दिन आप लोगों को उदाहरण दे रहा था कि मेरी तमिलनाडु की किसी लड़की से बात हुई, बताया था मैंने एक दिन, तमिलनाडु की लड़की से बात हुई, वो कह रही थी कि इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज, सॉरी हिंदी इज वेरी टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज सो सिंपल। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन हिंदी के लिए इतने सारे शब्दों की बनावट, वो जो इसमें टेढ़ापन है ना, बोलने में बहुत टेढ़ापन आता है, वो टेढ़ापन, टेढ़ा
ऐसा इंग्लिश में कोई टे टे ऐसा कुछ नहीं आता, डा और डा भी नहीं आता, पैन ऐसा नहीं आता उसमें, समझ पा रहे हो? ऐसा धूमधाम, गुस्सा आ गया, ऐसा कुछ नहीं आता उसके अंदर। तो ऐसे क्लिष्ट शब्द ना आने की वजह से ये इंग्लिश को सीखना आसान होता है, वो जुबान पर बहुत आसानी से आ जाती है, हिंदी नहीं आती। तो एक तो इसकी एक कमी तो क्या बता दी मैंने कि इसकी बनावट जटिल है, इसको लिखना पढ़ना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। और जब इसके वर्ण अधिक हैं, 52 है, तो 52 के लिए जब हम लोग कीबोर्ड भी बनाएंगे तो कीबोर्ड भी बड़ा बनेगा, और 52 वर्णों का जानकार कीबोर्ड पे अगर हमारे टाइपिंग करेगा तो वो भी पैसा ज़्यादा लेगा, वो तो खर्चीली है ये। कैसी? ओके। उसके बाद में इसको टंकन करना, मुद्रण करना, टाइपिंग करना कठिन है। ओके, हम लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, हम हिंदी भाषी फिर भी इंग्लिश में बहुत तेजी से कर लेते हैं। और एक इसमें मात्रा सिस्टम बहुत भ्रामक है, मात्रा सिस्टम भ्रामक है कि आप लोगों को ऊ लगाना है, ये लगा दिया, आपने रू लिखना है तो ये रू लिख दिया, बड़ा रू लिखना है ये लिख दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा कई बार कि यार शुरू कैसे लिखा जाएगा, शुरू ये होगा, शुरू ये होगा, शुरू ये होगा, समझ आ रहा? ये रू और ये रू ये बहुत परेशान कर देते हैं लोगों को। ऐसे ही र के एक और सिस्टम होता है कि जब र की मात्रा लगानी होती है तो एक र ऊपर लगाते हैं, एक तो ये एक क्र सिस्टम, एक ये होता है, एक आधा र सिस्टम, आधा र नहीं, एक पूरा र सिस्टम है। तो तीन तीन र के प्रकार चलते हैं। तो र के तीन रूप है, मात्राएं इसकी भ्रामक है। द्विविध वर्णों का प्रयोग किया जाता है कि अगर आप लोगों को द लिखना है तो द ऐसे भी आएगा, द ऐसे भी आ जाएगा, फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करोगे ऐसा हमें लग जाएगा। और जब आधा लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको? आधा लिखना है, तो आधे के लिए भी तीन व्यवस्थाएं चलती है कि एक तो आप लोग ये बीच का डंडा है इसको रखना है, आगे आगे का मुंह तोड़ देना है, मुक्का मार के मुंह तोड़ दो और ये लगा दो, ऐसा लिखते हैं। जैसे हम लोगों को लिखना है पक्का दोस्त। ये पक्का आ गया कि बीच का ये डंडा खड़ा रखना, बस इसका मुंह मुंह तोड़ना। फिर है कि इसकी पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना है, और रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए जैसे कोई शब्द बोलो, जैसे न, जैसे न है, इस न को अगर आधा लिखना है तो ये रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा, नाक नाक रखना पड़ेगा, नाक रख दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ के नीचे गिरा दी, समझ रहे हो? जैसे कोई शब्द बोलो न से, नन्ना, ऐसे मान लीजिए, तो ये आधा न आ गया, हो गया। और एक क्या व्यवस्था होती है, एक ये जैसे इसका, इसके न तो ढंग से रीढ़ की हड्डी, न इसका मुंह आगे निकला हुआ है। इसको फिर ये सिस्टम, ये भ्रामक सिस्टम, ये कैसा सिस्टम, भ्रम पैदा होता है क्या लिखें। चंद्र बिंदु और इनका भी प्रयोग है, आंगन है तो आंगन ये लिखें या ये लिखें, दोनों का ही अंग अंग वही आ रहा है। अंग सिस्टम भी थोड़ा गलत लगता है हम लोगों को, ये अक्षर आने वाला, ये संयुक्त अक्षर सिस्टम है, ये सिस्टम। तो क स अ, इससे क्या बनता है, ये बनता है, और इन सबको मिलाकर के उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया। तो नए नए वर्णों का आविष्कार जोड़ जोड़ करके कर रहे हैं, तो ये गलत ही था, पहले हैं उनसे काम चलाते थे, ठीक था। तो ये वाली बातें आप लोग समझ गए। और जब देवनागरी से प्रश्न आएंगे लिपि से, जो इसकी विशेषताओं से अधिकांश पूछे जाते हैं, इसकी कमियों से पूछे जाते हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, समझ पा रहे? लेकिन जब हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो कमियों का सुधार किया जाता है। तो सुधार करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई, सुधार करने के लिए क्या बनाएगी, वो व्यवस्था आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ज्यादा याद नहीं रखनी है। उन व्यवस्थाओं में से अब तक जो व्यवस्था पूछी गई है वो केवल एक गवर्नमेंट की व्यवस्था पूछी गई है, उसको कहा जाता है, बताओ कौन सी व्यवस्था है? देखो बताओ, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं, एक तो व्यवस्थाएं व्यक्तिगत स्तर पर है कि कुछ लोगों ने प्रयास किए, और एक है कि कुछ संस्थाओं ने मिलकर के प्रयास किए, और एक है कि नरेंद्र देव समिति जैसी गवर्नमेंट ने प्रयास किए। तो देखो जब इसके अंदर कमियां हैं तो देवनागरी लिपि के लिए फॉन्ट तैयार करने के लिए बेसिकली कुछ भी नहीं है। जैसे पहले न मान लीजिए यूं यूं करके ऐसे न लिखा जाता होगा, फिर लोगों ने कहा कि यार ये टेढ़िया मेढ़िया को इसको कम करो, इसको थोड़ा सा ये टेढ़िया मेढ़िया कम ही बनाओ, न ऐसे लिख दो। फिर धीरे धीरे करके बाद वाले कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई विद्वान आएगा उसने कहा न ऐसे लिखो। जैसे आज भी कई सारे टीचर्स आप लोगों को, हम लोगों को बार बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं शुद्ध हिंदी लिखो, और शुद्ध हिंदी के लिए वो शुद्ध हिंदी व्याकरण ऐसी कुछ किताबें निकालते हैं, या ऐसी क्लासेज ले लेकर के आते हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों को शुद्ध ऐसे लिखना है, लोगों को शुद्धिकरण आज भी सिखाते हैं वो लोग। ऐसे ही जब ये व्यवस्था चल रही थी इसके अंदर भी कुछ ढंग के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको यार इसको खत्म करो, ये वाली व्यवस्था ज्यादा ठीक, ऐसे लिखना शुरू, तो उन्होंने सटीक लिखना शुरू किया। ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर तीन प्रकार के सुधार है, कितने प्रकार के,
3 प्रकार के सुधारों में से एक प्रकार का सुधार अक्सर पूछा जाता है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया सुधार। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और प्राइवेट स्तर पर भी कुछ सुधार हुए, जिनमें से एक तो कुछ लोगों ने मिलकर के किए, उनको कहा जाता है व्यक्तिगत सुधार। एक जो कुछ संस्थाओं ने मिलकर के किए, उनको कहा जाता है सांस्थानिक या संस्था के स्तर पर। ठीक है, संस्था के स्तर पर। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर जब सुधार की हम लोग बात करते हैं तो एक व्यक्ति, सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि यार तुम लोग हिंदी जो लिखते हो, क्योंकि मराठी की जो लिपि है वो मराठी भी कैसे लिखी जाती है, हमारी इस देवनागरी की तरह ही ऐसे ही, ए ऐसे लिखा जाता है, द ऐसे लिखा जाता है, तो मराठी के लिए भी यही फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हुए थे महादेव गोविंद रानाडे, उनका नाम क्या था? 2-3 बार बोलो देगा, महादेव गोविंद। और महादेव गोविंद रानाडे ने सबसे पहले खुद खड़े होकर के कहा कि यार लोगों, तुम लोग किताबें छाप रहे हो, तिलक जी कहाँ है? हाँ, आप पत्रिका छापते हो, वो एक पत्रिका छापा करते थे महाराष्ट्र से। आप एक पत्रिका छापते हो, उसके अंदर तो ढंग से अक्षरों को लिखा करो यार, पहचानने में नहीं आते लोगों को, पुराने पुराने टाइप के अक्षर लिख देते हो, थोड़ा ढंग के अक्षर इस्तेमाल करो। और नहीं पता है तो उसके अंदर ही छाप छाप करके लोगों को बताओ कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि जो है उसके लिए न ऐसे लिखो जी भाई, आपके पास तो पत्रिका है। तो सबसे पहले जो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कोई है, उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? महादेव जी आए, भगवान ही कहेंगे सबसे पहले। तो महादेव जी आए, उस पर्वत पर बैठ करके सबसे पहले महादेव जी ने ऐलान किया कि मेरे गणों आपको महादेव गोविंद, भाई साहब इनका नाम में गोविंद भी आ रहा है तो भगवान ही है। और रानाडे तो रानाडे, रानी का डे नहीं है, राना का डे। तो महादेव गोविंद रानाडे ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया। ठीक है, ये याद रखना आप, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में एक तिलक जी हुए, जब तिलक जी को कहा तो तिलक को क्या कहते? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल बाल बच्चे थे तभी वो तिलक लगाया करते थे ऐसे बचपन से तिलक लगाते होंगे तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो उन्होंने जिसका इस्तेमाल किया है वो है तिलक फॉन्ट। लगभग 190 प्रकार की उन्होंने टाइपिंग बताई। उन एक पत्रिका छापते थे, वो कौन सी? केसरी, एक केसरी नामक पत्रिका छापते थे। क्या छापते थे? केसरी नामक एक पत्रिका छापते थे। और उस पत्रिका के अंदर उन्होंने सब लोगों को कहा कि यार देखो देखो यार, मैं जो इतने दिन जो इस केसरी पत्रिका के अंदर जिनका इस्तेमाल कर रहा था वो थोड़े मैं गलत प्रकार के इस्तेमाल कर देता था, अब मैं थोड़े से टाइपिंग को और सिस्टम से तरीके से, जैसे कृत्यदेव ऐसे आप लोगों ने सुने होंगे, आप तो जानते होंगे। ये जो फॉन्ट सिस्टम आता है, आप लैपटॉप के अंदर या कहीं भी चलाओगे तो कृत्यदेव में हम लोग लिखा करते हैं। कृत्यदेव नाम सुना? मैं बहुत सुनता था पहले, जब मैं RSCIT कोचिंग करता था तो इसमें से कृत्यदेव को टच क्लिक करा, अब लिखना शुरू किया, तो उसमें फिर ढंग से लिखा जाता था। बाकी तो यूँ टेढ़े मेढ़े हो जाते थे अक्सर, भाषा समझ नहीं आती, तो कृत्यदेव में ढंग से लिखे जाते हैं अक्सर। समझा लो, जैसे ये एक तो ये नोट्स है, एक इधर से कोई भी एक किताब उठा लो, इनके फॉन्ट में भी अंतर है, उसमें क्या अलग तरीके से लिखा हुआ, इधर क्या अलग तरीके से लिखा होगा, समझ पा रहे? तो ये फॉन्ट सिस्टम। तो ऐसे ही तिलक जी अपना एक अलग ही प्रकार का फॉन्ट यूज करते थे, उसको कहा जाता था तिलक फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट है? तिलक फॉन्ट। ठीक है, जैसे क्या आप कहीं पर भी क्या देख लीजिए, वो वाला क्या देखो, देखो ये यहाँ देखो, इसमें लिखा कला एवं संस्कृति, ये वाला क्या पूरा मुड़ा हुआ है, उसका क्या देखो, दोनों का में अंतर है ना? उधर वो क्लास से ज लिखा हुआ है, उस ज में स में अंतर है ना? ठीक, इसको कहा जाता है, उसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है। तो तिलक जी अपना फॉन्ट चलाया करते थे, तिलक फॉन्ट। 190 अक्षर थे उसमें, कितने अक्षर थे? तो 190 जो फॉन्ट्स इस्तेमाल करते थे वो कौन सा था? तिलक फॉन्ट। इसका नाम क्या था? तिलक फॉन्ट। ये ध्यान रखना कि तिलक फॉन्ट चलाते थे, याद आ जाएगा, तिलक फॉन्ट। उसके बाद में कुछ व्यक्ति आए, जिनमें से एक है सावरकर बंधु। कौन है? सावरकर बंधु। और एक है काका कालेलकर। एक कौन है? काका कालेलकर। ये कालेलकर महोदय, तिलक बंधु जो है, बेसिकली ये लोग स्टार्टिंग में ये कह रहे थे कि यार ए आ ई उ अगर आपको बारगड़ी बनानी है तो ए के बाद में आ ऐसे लिखो, क्यों? फिर ई यूं क्यों लिख रहे हो आप लोग?
ऐसे तो लोग चूक जाएंगे कई समय बाद में। सीधा ऐसे बनाओ ए, फिर ये आ, ये ई, ये ई। डायरेक्ट ऐसे बनाओ। नए नए बना रहे हो, ई बना दिया फिर ऊ बनाओगे, तो ये मुंह ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ए आ ई को डायरेक्ट ऐसे लिखो, ए आ ई ऊ ऊ। तो इस एक ही अक्षर से सारा ही काम हो जाएगा, समझ पा रहे? एक ही अक्षर से, तो कम सीखना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को ये गलत लग रहा होगा, यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप देखना 2000 का नोट पहली बार मार्केट में आया था, आपको अच्छा ही नहीं लगा था। आप बहुत अच्छा लगता है आज, लगता है। तो याद कम करना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए तो सहूलियत थी, समझ रहे? हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार का हमारे सिलेबस में डालते तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, एक ही प्रकार का डाल। हाँ, और याद कम करना पड़ता, अब तो याद हो गए इसलिए, वरना बच्चों को जब सिखाएं कि यार ये वाली बारगड़ी आपको सीखनी है, वो सारी लिख दे और आगे निकाल दे, फिर 2-3 मात्रा और लगा लग। इसको जल्दी सीखेगा या इसको जल्दी सीखेगा? इसको एक इधर मात्रा लगानी, एक इधर लगानी, एक ऊपर भी खींचना, फिर 2 डंडा ऊपर खींचना, फिर डंडा खींच के फिर ऊपर खींचना, फिर एक डंडा खींच के 2 मात्रा ऊपर खींचना, खत्म। तो बच्चे इसको जल्दी सीखते थे, ऐसा इन्होंने कहा था सावरकर, बंदूर, काका कालेलकर। क्लियर हो गया? उसके बाद में गांधी जी है, एक है व्यक्ति श्याम सुंदर दास, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्याम सुंदर दास कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर जी का नाम किसी ने क्या कर दिया था, श्याम सुंदर दास, ऐसे लिख दिया था। तो ये श्याम सुंदर दास जी काम करते थे, तो इनकी कोई संस्था चला करती थी, उस संस्था में जाकर के किसी पेंटर को बुलाया, और पेंटर ने श्याम सुंदर ऐसे लिख दिया। श्याम सुंदर कैसे लिख दिया? और श्याम में सुंदर ऐसे लिख दिया, श्याम सुंदर को सुंदर नहीं लगाई, ये सुंदर। उन्होंने बुलाया पेंटर को वापस, कहा कि आपने मेरा नाम लिखा कर ढंग से लिखा कर दिया। क्या सुंदर ऐसे नहीं लिखते हैं, ये बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है, ये बीच में ये क्या टांग दिया यार मेरे, इसको इसको हटा, इसको यहाँ से इसको यहाँ लगा। फिर उस पेंटर ने क्या किया, उसको वापस हटाया, ऊपर लगाया, तब जाकर के सुंदर लगा, समझ रहे हो? और श्याम सुंदर दास को जब ये खुद के बारे में ये आभास हुआ, तो उन्होंने फिर बाकायदा सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि जब भी आप लोग अपना फॉन्ट्स लिखोगे, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करोगे, उस लिपि के अंदर ये आधे आधे अक्षर मत करो यार यूज, ये क्या है? बिंदी यूज करो। क्या यूज करो? इस बिंदी यूज करने के बारे में किन्होंने कहा था? अनुस्वार का यूज करने के बारे में किसने कहा? याद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। श्याम सुंदर दास ये बंधु है और काका जी है, और काका जी ने क्या कहा, काका जी ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बिठा करके आ ई ऐसे डायरेक्ट सिखा दिया, ठीक है। तो काका कालेलकर और बंधु, तो काका कालेलकर और बंधु, काका जी ने अपने बंधु के साथ मिलकर के बच्चों को कैसे बिठाया, ए आ ई, ठीक है। विशेषताओं पूछ लिया जाए, काका कालेलकर ने ऐसी व्यवस्था की, तो आप कह देना हाँ ऐसी व्यवस्था की, और हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ। उसके बाद में एक व्यक्ति है श्रीनिवास दास। एक व्यक्ति कौन है? श्रीनिवास दास, भाई साहब श्रीनिवास दास, ये और खतरनाक है। श्रीनिवास दास, ये काका का ले कर गए, दोस्त टाइप ही मान लो। इसने कहा कि यार आपको क्या लिखना है, फिर ख लिखना है, फिर ग लिखना है, फिर ग लिखना है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण, यही तो है। क और क जैसा ही थोड़ा जोर लगा के ख ग घ, लगभग ग जैसा ही तो बोलना है ना, थोड़ा जोर लगाना ही तो है। जब जोर लगा के बोलना है, तो फिर ये तो आपने इसका ग जैसा, तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, जबकि इसमें ग जैसा आवाज आ रही है, ग ग जैसी आवाज आ रही है। तो ग जैसी आवाज आ रही है, लेकिन इसमें ग दिख नहीं रहा है कहीं, इसमें क जैसी आवाज आ रही है, लेकिन इसमें क दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे क्यों बना रहे हो, ऐसे तो लोगों को याद ही नहीं होंगे। अब तो हम लोगों ने याद कर लिया बचपन में, पीट पीट के, हमारे दुर्गा शंकर जी थे, डॉ डॉ सिखा दिए उन्होंने। लेकिन याद नहीं होते थे उस समय यार, नए नए चल रहे थे प्रचलन में, और फिर चेंज और कर रहे थे रोज, अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स ऐसे इस्तेमाल करो, तो बच्चे आज सीखते दूसरे दिन चेंज, करंट अफेयर रोज बन रहा था, समाचार। इन लोगों ने कहा, श्रीनिवास जी ने, जब इसमें क्या जैसा ही मामला है, तो फिर ये क्यों लिख रहे हो, इसमें ग जैसा ही मामला, तो ये क्यों लिख रहे हो, क्या लिख दो इसके नीचे ऐसा कुछ लगा दो नीचे, और इससे पता चल जाएगा कि इससे जोर लगा के बोलना है, क और ये ग क्यों लिख रहे हो, ये जो ग है, इस ग के ही नीचे कुछ ऐसा कोई आइटम लगा दो नीचे, तो इससे पता चल जाएगा ग, ऐसे बोलना, बोलना ग जैसे, थोड़ा जोर लगाना। मात्रा लगती है। समझ गए बात को?
तो श्रीनिवास ने भाई साहब क्या कहा था, बताओ। श्रीनिवास ने क्या कहा था कि महाप्राण जो है उस महाप्राण को मत लिखो, महाप्राण को अल्प प्राण के कुछ नीचे कोई आइटम घुसा दो और वो आइटम लगा लगो करके उसको जोर लगा के बोलो, ऐसा बिंदी लगा कर आप सोच लो कि भाई हाँ ये अब जोर लगाना है, जोर लगाना है, समझ रहे, समझ पा रहे हो। जैसे आप लोग कविताएं देखते हैं, कविता के पीछे कई बार क्या होता है कि यूं जैसे कविता चल रही, कविता चल रही, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो लिख देते हैं। उस दो का मतलब होता है इस लाइन को दो बार पढ़ना है, लास्ट वाली को दो बार पढ़ना है कि गणपति राघव, कैसे आता है, रघुपति राघव राजा राम, और फिर उसको वापस पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां दो लिख दो, वापस लाइन लिखेंगे सीधा दो लिख दो। तो ऐसे जैसे आपको द्वार द्वार लिखना है द्वार लिख करके यहाँ दो, ऐसे आप लोग इस्तेमाल करते। ऐसे इन्होंने कहा था कि ऐसा कि इसके नीचे कोई ऐसा ट्रिक लगा दो नीचे, तो ये ट्रिक सिस्टम के जनक है हिंदी में ट्रिक सिस्टम, ट्रिक श्रीनिवास। इतनी बात समझ आ गई। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, और याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको नाम तो ऑटोमेटिक याद है ही सही, और याद नहीं है तो भी नाम आपको नहीं पूछे जाएंगे, नाम वही पड़े रहेंगे ऑप्शन में, समझ रहे। और जगह जो नाम देगा, तो पहले एक महादेव जी आए, सबसे पहले तो किन्होंने कहा था, भगवान महादेव जी ने उस दांत पे बैठ करके, दांत से बैठे बैठे कहा था, मेरे गणों देवनागरी में सुधार करते हैं क्लियर। तो इन्होंने कहा था। उसके बाद में एक है बाल गंगाधर तिलक, और कौन है, तो महादेव जी ने एक गण को बुलाया, उसके तिलक लगाया, तिलक, और तिलक जी ने क्या कहा, तिलक फॉन्ट, तिलक लगा करके जा फॉन्ट बना, तो उसने फॉन्ट बनाए 190 फॉन्ट, कितने फॉन्ट, 190 अक्षरों के फॉन्ट बनाए, और एक एक अखबार निकालते थे केसरी, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिसका बंधु और काका जी, बंधु जी मतलब भाई और काका दोनों मिलकर के बच्चों को क्या सिखाते हैं, ए की ऐसी मात्रा लगा दो, आ सरल बारकड़ी, कैसी बारकड़ी, सरल बारकड़ी। उसके बाद में श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर में सुंदर को कैसे बनाना है, तो जैसा उस पेंटर ने लिखा था वो सुंदर नहीं लगा, तो अनुस्वार लगाना। उसके बाद में एक श्रीनिवास, एक का नाम क्या है, और श्रीनिवास दास जी ने क्या कहा था ट्रिक बताइए कि महाप्राण है वो कैसे बना दो, अल्प प्राण के ट्रिक लगा दो। ओके, तो ये लगभग आपके हो गए एक व्यक्ति जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी, क्या नाम है उनका, सुनीति कुमार, जैसे लड़का लग रहा है सुनीति से, लेकिन इसके कुमार आ गया, तो अब पता लग जाएगा। आगे सुनीति कुमार चटर्जी, क्या है, चटनी नहीं है, सुनीति कुमार चटनी है, चटनी चटर्जी। और चटर्जी ने कहा था, चटर्जी ने पूरा चटनी बना दी, पूरी हमारी देवनागरी लिपि की पूरी चटनी बनाई, फेंको इसको, रोमन लिपि में लिखो। जैसे मैंने कहा कि मैं प्यार करता हूँ, मैं क्या करता हूँ हिंदी से तो मैं प्यार करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं प्यार करता हूँ, लिख दो यार, ABCD 26 तक सीखो। ए का ए बोलना है तो ए लिख देना, क्या आता है तो सी लिख देना, या क्या लिख देना काम चलाओ इसमें फालतू में। और इंग्लिश की टाइपिंग वाइपिंग अंग्रेजों में दे दी, कीबोर्ड बना के उन्होंने दे दिया, ना कोई झंझट उसके अंदर हिंदी घुसाने की, कितना आसान काम बताया था इन्होंने। लेकिन हमारे हिंदी वालों ने कहा कि नहीं, अंग्रेज हमेशा कहे हाँ इंग्लिश यही, समझ रहे, ये टोस्टेड है इतनी वजह व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास सीखे महादेव जी, तिलक जी, और व्हाट्सएप वाली भाषा है, व्हाट्सएप वाली भाषा सिखाई। तो व्हाट्सएप वाली भाषा के जनक कौन है, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा देवनागरी का इस्तेमाल मत करो, रोमन का इस्तेमाल करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ MAI में, और PYAR प्यार, और KRATYA करता हूँ नहीं, मैंने प्यार कर लिया कई बार, ऐसे ऐसे मान लीजिए। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद में कुछ संस्थानें बनी, क्या बनी, कुछ संस्थाएं बनी, और उन संस्थाओं ने भी अपने स्तर पर योगदान देना शुरू किया। उनमें से आप लोग कई सारी संस्थाओं के नाम तो जानते हैं, एक तो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा, क्या नाम है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। जब इसका नाम ही है कि नागरिक का प्रचार करना है, नागरिक का क्या करना है, प्रचार करना है।
तो नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी में, इसलिए इसका नाम काशी नागरी प्रचारिणी सभा है। ठीक है, ये संस्था, इस संस्था ने भी नागरी लिपि के अंदर सुधार करने के खूब सारे प्रयास किए। ओके, इस नागरी प्रचारिणी सभा की एक बैठक हो रही थी। उस बैठक के अंदर कहा गया कि प्रयाग के अंदर एक छोटा सा छोटी संस्था एक और बनाओ यार, सारे के सारे यहाँ आके बैठ जाते हैं, पंडाल इतना बड़ा है नहीं, एक संस्था और बनाई जानी चाहिए। और इस काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के कहने पर ही एक और जो संस्था बनाई गई है, उस संस्था का नाम है प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका नाम सम्मेलन है। सम्मेलन होता है, और सम्मेलन होता है वहाँ हिंदी के बारे में, लेकिन ये संस्था ये क्या, उस संस्था का नाम ही सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य का प्रयाग में, कहाँ है ये? ठीक है, आप लोग स्थान ध्यान रखना, कहाँ है ये? प्रयाग के अंदर। ये कहाँ है? काशी के अंदर। और एक ऐसे ही वर्धा के अंदर भी कुछ संस्थाएं बनी। वर्धा के अंदर एक संस्था बनी है जिसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के लिए क्या बनी है? समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ठीक है, इनके बारे में और बातें आप लोगों को नोट्स में आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसको बनाने के लिए 3 व्यक्तियों का योगदान था, वो जो आप लोगों को नोट्स में आ जाएगी। ओके, उसके बाद में एक दक्षिण भारत के अंदर भी एक हिंदी प्रचार सभा बनी थी मद्रास के अंदर। कहाँ बनी थी? मद्रास। क्लियर हो गया? कौन कौन सी संस्थाएं बनी? एक तो देवनागरी, तो नागरी का प्रचार करने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा काशी। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में वो नदियां मिलती है, वहां पे बहुत बड़ा सम्मेलन। वहां बड़ा सम्मेलन, सम्मेलन काशी में है या वहां है? प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग। याद हो जाएगा। इनमें से जैसे ये लास्ट वाली है, मैंने कहा था एक मद्रास वाली, तो राष्ट्रभाषा का विकास करने के लिए समिति बनी है मद्रास के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। वो एक बार नेट में आई थी। ठीक है, तो वो केवल ये समितियों का नाम आपको याद रखना है। एक समिति 1947 में यूपी गवर्नमेंट ने बनाई है। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने कहा था कि यार मजा नहीं आ रहा है, यूपी के अंदर हिंदी बहुत ज्यादा प्रचलित है, अच्छी हिंदी भी यूपी की मानी जाती है। ठीक है, अच्छे पेपर भी यूपी के माने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य भी यूपी के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो हिंदी का विकास कौन करेगा? अगर विकास करने के लिए कोई संस्था बनेगी तो यूपी की तरफ से ही बनेगी। यूपी में हिंदी के विद्वान ज्यादा माने जाते हैं, हालांकि हमारे राजस्थान में कमी नहीं है। तो यूपी में एक समिति बनी, उसका नाम है नरेंद्र देव समिति। क्या नाम है उसका? नरेंद्र देव समिति 1947। नरेंद्र देव समिति, नरेंद्र देव समिति 1940। ये समिति किसने बनाई है? यूपी गवर्नमेंट। तो सरकारी प्रयास कौन सा है? इसने कहा था कि अड़ है, उस अड़ को शामिल करो रे भाई। जैसे अब की बार अड़ को शामिल कर लिया, तो अड़, इस अड़ के बारे में किसने कहा था? नरेंद्र देव समिति ने कहा था अड़ 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 भी, जैसे काड़ू, तो काड़ू को काड़ू ही, क्योंकि जब हमारी वैज्ञानिक है जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, तो काड़ू में काड़ू ही लिखो, फिर कालू क्यों लिखते हो आप लोग? तो ऐसा नरेंद्र देव समिति ने कहा था, और नरेंद्र देव समिति ने कहा था अड़ को नोट करो, उसी के अंदर शामिल करो। क्लियर हो गया? तो अड़ के बारे में किसने कहा? नरेंद्र देव समिति ने। ठीक है, कितनी बातें आप लोगों को इसके सुधार से संबंधित बातें याद है? इतना आसान है सुधार, बहुत आसान सा सुधार। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है हमें। बताओ, व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास और सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास तो नरेंद्र देव समिति। सेकंड ग्रेड में आया है, अभी आया था, मतलब लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ आया था अभी एक बार। देखो वापस इनको, बस आप लोग केवल 2 मिनट देखना। लिपि पढ़ी, लिपि में लिपि का विकास पढ़ा। लिपि क्या है? प्रतीकों की व्यवस्था है। ठीक है, प्रतीक जब हम लोग संकेत बना देते, तो उन संकेतों को, वो जो डायग्राम बना देते, क के लिए ऐसा डायग्राम बनाना, वो डायग्राम व्यवस्था ही क्या है? लिपि। और लिपि के अंदर देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि से पहले जो लिपियां चलती थी, प्राचीन लिपियां, उनके अंदर सिंधु लिपि, दाएं से बाएं, और गोमूत्राक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते थे। ठीक है, एक खरोष्टी, खर के ओष्ठ जैसी टेढ़ी मेढ़ी, वो भी दाएं से बाएं। उसके बाद में एक और लिपि बनी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी, और वो जो ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि से जिस लिपि का विकास हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। क्लियर हो गया? देवनागरी लिपि कैसे हुआ? बीच में कुछ विकास और हुए, तो हम लोगों को पूछ लिया देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ, कह देना यस इट इज राइट।
देवनागरी लिपि का विकास हुआ गुप्त लिपि से, कह देना यस राइट। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, सही है। देवनागरी लिपि का एक और मैंने शब्द बताया था, क्या हो जाएगा? उसके बाद में हम लोगों को क्या याद रखना कि इसकी कुछ विशेषताएं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो बार बार पूछी जाती है कि वैज्ञानिक, ये कैसी? एक बार तो प्रश्न ये पूछा गया कि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक अगर लिपि कोई सी है तो वो देवनागरी लिपि है, इसको सही मानना था। इसको क्या मानना था? तो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि ये है। इसके अंदर गोश अगोश की व्यवस्था है। इसके अंदर नासिक के सबसे लास्ट में आता है, समझ? नासिक ही देखते नहीं करना, नासिक के बाद में पढ़ना है कि इसमें नासिक के स्टार्टिंग में आते हैं, तो आप लोग कहते हैं स्टार्टिंग में नहीं आते, नासिक के बाद में आता है। ओके, उसके बाद में है कि और क्या क्या व्यवस्थाएं थी इसके अंदर, बताओ तो, सोचो एक बार। एक ये थी अर्ध अक्षरात्मक या अक्षरात्मक लिपि है। ये ध्वनि इसके अंदर प्रधान नहीं है, ध्वनि, लेकिन ध्वनि का प्रभाव इस पर रहता है, समझ पा रहे हो? तो ध्वनि इसकी मौलिक इकाई है नहीं, मौलिक इकाई इसकी क्या है? वर्ण है। मौलिक इकाई इसकी क्या है? अक्षर है। ठीक है, ध्वनि किसकी मौलिक इकाई है? भाषा। ओके, और क्या बात थी? जयभट्ट के शिलालेख के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? इसका साइन मिलता है। तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? ये ध्यान रखना कि संस्कृत है, हिंदी है, मराठी, नेपाली, 4 लैंग्वेज बोलो, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। इनके जो फॉन्ट सिस्टम है वो देवनागरी पर आधारित। किस पर आधारित है? क्लियर? ये आपके नोट्स में आ जाएंगे। कितनी आसान आसान सी बात है। और उसके बाद में ये कि वर्णमाला का इसके अंदर वर्गीकरण किया गया, विदेशों का इसके अंदर प्रभाव है। विदेशों का क्या है इसके अंदर? लेकिन इसके कुछ दोष भी है, लेकिन इसके क्या है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि इसके इसको ठीक करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है और उनको कहा जाता है सुधार। उनको क्या कहते हैं? वो सुधार बेसिकली व्यक्तिगत स्तर पर है, संस्थान के स्तर पर है, और किसके स्तर पर है? सरकारी स्तर पर। प्राइवेट स्तर पर दो जो है वो कौन कौन से, तो बताओ। व्यक्तिगत स्तर पर तो पहले तो महादेव जी आए, महादेव जी ने गणों को कहा, तो महादेव गोविंद राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे, तो डे मतलब दिन में बैठ करके कहा होगा उन्होंने। और फिर तिलक जी और तिलकर बंधु और काका जी, और उन्होंने ए ई ऐसी मात्रा लगानी थी। और कौन था? गांधी जी मान लीजिए। एक श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था?